कनाडा ने भारत का नाम लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सियासत की दिशा ही बदल दी है और सबसे बड़ा झटका लगा है उन ताकतों को जो पिछले 2 साल से भारत कनाडा रिश्ते में दरार को हवा दे रहे थे। सोचिए 2023 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत सरकार के एजेंटों पर ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े होने का आरोप लगाया था, तब दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक संकट में पहुंच गए थे। दूतावासों से राजनयिक निकाले गए, हाई कमिश्नर वापस बुलाए गए, व्यापार वार्ता रुक गई और सुरक्षा सहयोग लगभग ठहर गया। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक बताया और ये साफ कहा कि कनाडा में अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे से ठीक पहले ओटावा ने ये साफ संकेत दिया है कि अब वो भारत को कनाडा में हो रही हिंसक गतिविधियों या तथाकथित विदेशी हस्तक्षेप से नहीं जोड़ता। मीडिया ब्रीफिंग में कनाडा के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर भारत के साथ मजबूत संवाद चल रहा है और कथित गतिविधियां अब जारी नहीं है। यानी वही कनाडा जिसने 2023 में गंभीर आरोप लगाए थे, अब अपने टोन में बड़ा बदलाव दिख रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर ये यू टर्न क्यों? मार्क कार्नी सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक बड़े नाम हैं। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उनकी पहचान एक प्रेग्मेटिक मार्केट फोकस्ड लीडर की है। उनका एजेंडा साफ है, अमेरिका पर निर्भरता कम करना और इंडो पैसिफिक में नए आर्थिक साझेदार तलाशना, और इस रणनीति में भारत सबसे बड़ा अवसर है। भारत और कनाडा साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 मिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं। यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस जैसे सेक्टर इस साझेदारी के केंद्र में है। CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत तेज होने की उम्मीद है। कनाडा के पास दुनिया के बड़े यूरेनियम और लिथियम भंडार हैं, जबकि भारत को ऊर्जा सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के लिए इन संसाधनों की जरूरत है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने इस घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया, वो है खालिस्तान मुद्दा। RCMP ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के आरोपों की बात भी उठाई थी, लेकिन अब ओटावा का कहना है कि ऐसी गतिविधियां नहीं चल रही हैं। ये बदलाव उन समूहों के लिए झटका है जिन्होंने कनाडाई सरकार के सख्त रुख को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया था। क्या इसका मतलब ये है कि सभी विवाद खत्म हो गए हैं? नहीं, जांच जारी है। कुछ सिख संगठन अब भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर जो टोन बदल रहा है वो साफ संकेत देता है कि अब प्राथमिकता आर्थिक हित और रणनीतिक साझेदारी है, ना कि टकराव। भारत के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। नई दिल्ली लंबे समय से कहती रही है कि अलगाववादी नेटवर्क को संरक्षण देना द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। अब अगर सुरक्षा सहयोग बढ़ता है तो ट्रांसनेशनल नेटवर्क पर दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ट्रूडो का दौर राजनीतिक टकराव का था, कार्नी का दौर आर्थिक यथार्थवाद का दिख रहा है। ये सिर्फ बयान का बदलाव नहीं बल्कि रणनीति का बदलाव है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सचमुच भारत कनाडा रिश्तों की नई शुरुआत है? क्या ये रीसेट दोनों देशों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में फिर से जोड़ देगा और क्या इससे वैश्विक इंडो पैसिफिक समीकरणों में नया संतुलन बनेगा? इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि ये कदम सिर्फ एक कूटनीतिक बयान था या इतिहास बदलने वाला मोड़।